नमस्कार। आज हम बाबा नागार्जुन पर चर्चा करेंगे। बाबा नागार्जुन एक जनवादी कवि। नागार्जुन की कविता अपने समय और समाज की विसंगतियों, विकृतियों का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है। इनकी अधिकांश कविताएं राजनीतिक हैं, जिनमें अधिकतर व्यंग्यपूर्ण हैं, जो राजनीति समस्त जीवन व्यवस्था का, सामाजिक ढांचे का, आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों का, नीतियों का नियामक तत्व बन गई है। बाबा नागार्जुन उसकी विस्तृत परिधि को अपनी कविताओं में समेटने का प्रयास करते हैं। नागार्जुन की कविताएं उस दौर की कविताएं हैं जब आज़ादी बिल्कुल करीब थी, अथवा आज़ादी के बाद भी देसी शासन व्यवस्था का रंग ढंग बदला बदला सा बना हुआ था। नागार्जुन ने यह भाप लिया था कि जिन सत्ताधारियों ने देश की जिम्मेदारी संभाली है, वह इतने सक्षम नहीं हैं कि सबको साथ लेकर चल सकें, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के संकल्प को पूरा कर सकें। आजादी से पहले की सत्ता व्यवस्था और आजादी के बाद की सत्ता व्यवस्था की कथनी एवं करनी में कोई खास अंतर नहीं था। यह अंतर यदि था तो केवल इस बात का कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था हमारे देश को लूट लूट के यहाँ की पूंजी को अपने देश में ले जा रही थी, और आजादी के बाद हमारे देश की सत्ता व्यवस्था अपने ही देश को लूट कर अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने में लग गई थी। नागार्जुन इन अव्यवस्थाओं का विरोध कड़े शब्दों में करते हैं। नागार्जुन गहरी राजनीतिक दृष्टि रखते हैं। उनके लिए राजनीति का अर्थ है संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए लड़ाई, सत्ता का रस पीना नहीं। वह स्वयं को जनता के प्रति जवाबदेह पाते हैं। अपनी जन प्रतिबद्धता के चलते जन कवि नागार्जुन जिस तेवर के साथ राज्य सत्ता पर हमला बोलते हैं, वैसा हमलावर तेवर किसी दूसरे कवि में शायद ही दिखाई देता है। जब जब बाबा नागार्जुन को लगा कि राजनीति आम जन के हितों के विरुद्ध जा रही है, या राजनीतिक दल जनता को धोखा दे रहे हैं, तब तब नागार्जुन जनता की आवाज बनकर उठ खड़े हुए। नागार्जुन का गुस्सा, आक्रोश, खीज, झुंझलाहट उनके व्यंग में स्पष्ट होता है। यह व्यंग ही नागार्जुन की कविता की विशिष्ट पहचान रहे हैं। नागार्जुन मनुष्य के उत्पीड़न के जो उत्तरदायी हैं, उन पर तीखा प्रहार करना चाहते हैं। इस तीखे प्रहार को करने के लिए व्यंग से बढ़कर दूसरा कोई उपयुक्त माध्यम नहीं हो सकता। यही कारण है कि व्यंग नागार्जुन की कविताओं का आंतरिक संस्कार हो गया है, स्वभाव हो गया है। खगेंद्र ठाकुर के शब्दों में सामाजिक सत्य व्यक्त करने की प्रवृत्ति ने उनके व्यंग को तीक्ष्णता और तीव्रता प्रदान की है। आधुनिक हिंदी कविता में नागार्जुन से बेहतर कोई व्यंग्यकार नहीं है। व्यंग को जितनी व्यापकता और गहराई नागार्जुन ने प्रदान की है, उतनी किसी दूसरे ने नहीं। नागार्जुन की प्रखर संवेदनशीलता जनता के दिमाग को खोलने का काम करती है। उनका मूल लक्ष्य जनता को उत्तेजित करना है, अपने कसाघात द्वारा लोगों की आंखें खोलना है। अपने आसपास की विकृतियों को मात्र व्यंग के रूप में परोस देने भर को व्यंग लेखन नहीं कहा जाता। नागार्जुन व्यंग को इस रूप में प्रकट करते हैं कि वह परिवेश के बदलाव की मानसिकता को उत्पन्न करता है। वह अपने व्यंग के माध्यम से समाज में व्याप्त गंदगी को दूर करने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जीवन में प्रवेश करने वाली राजनीतिक प्रक्रिया ने व्यंग की प्रधानता को विकसित किया है। शोभाकांत ने लिखा है, आजादी हासिल करने से पहले हमारे राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान समाज की छोटी बड़ी विसंगतियों की ओर अक्सर जाता था। वे सामाजिक समस्याओं का हल निकालने को उद्धत दिखते थे। रूढ़ियों के खिलाफ वे अक्सर लोहा लेते थे। स्त्रियों, शूद्रों, निर्धनों, पीड़ितों का पक्ष लेने में हिचकते नहीं थे। लेकिन अब इन मामलों में उन्होंने देहातों को अनाज छोड़ दिया है। जनता से हमारे प्रभुओं का उतना भर मतलब रहता है
जीतने से चुनाव में जीत हासिल हो। बाकी भाड़ में जाएं गांव के लोग। चुनाव में जीत हासिल करके जब वे ऊपर पहुंचते हैं और गद्दियों पर बैठते हैं, तो उनका सारा ध्यान दलीय एवं वर्गीय स्वार्थ साधना में लग जाता है। सामाजिक समस्याओं की रत्ती भर भी परवाह उन्हें नहीं रह जाती। नागार्जुन इन्हीं मौका परस्त राजनीतिक दलों के नेताओं को अपने व्यंग्यों का निशाना बनाते हैं, जो आजादी के बाद लिए गए अपने संकल्पों, वादों और कर्तव्य दायित्वों का निर्वाह करना भूलकर अपनी स्वार्थ सिद्धि में लीन हो गए हैं। नागार्जुन के व्यंग भारतीय जनता की प्रखर राजनीतिक चेतना के साथ उसके सहज बोध और जिंदा दिली के भी अचूक प्रमाण हैं। नागार्जुन की चेतना सामान्य जनता को भ्रमजाल से निकालकर उन्हें उनकी जनशक्ति का एहसास कराती है। समाज की स्थिति सदैव परिवर्तनशील है। रचनाकार भी इसी समाज में रहता है, जो हर क्षण हर पल परिवर्तित होता रहता है। कभी यह परिवर्तन बहुत धीमा तो कभी बहुत तीव्र होता है। रचनाकार को समाज पर प्रभाव डालने वाली प्रत्येक घटना पर अपनी दृष्टि बनाए रखनी होती है। तभी वह एक संवेदनशील जागरूक रचनाकार बन पाता है। नागार्जुन ने अपने समय में समाज में आए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी परिवर्तनों को न केवल पहचाना, बल्कि उस पर अपनी तीव्र प्रतिक्रिया भी प्रकट की है। नागार्जुन ने समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों की बात सुनी, समझी, जानी व परखी है और उसे अपनी कविता के माध्यम से सत्ता तक पहुंचाया भी है। फिर चाहे इसका परिणाम जो भी हो, वे कभी डरे नहीं। नागार्जुन सामाजिक जड़ता, शोषण, दमन और राजनीतिक दुर्व्यवस्था की गंभीर आलोचना करते हुए व्यंग्य की तीखी धार का सहारा लेते हैं। इनकी कविता में भारतीय समाज का निम्न शोषित वर्ग हिस्सा बना है। साथ ही वह कवि के क्रोध, व्यंग और आक्रमण का लक्ष्य भी रहा है। नागार्जुन ने अपने व्यंग्य का प्रहार बेहिचक, बिना किसी भय के किया है। विजय बहादुर के शब्दों में, नागार्जुन अकेले ऐसे कवि हैं जिन्हें न तो शासन की त्योरी का भय त्रस्त करता है, न ही कला सरस्वती का आगंतुक कोप ही। नागार्जुन की तीखी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां राजनेताओं जैसे नेहरू, इंदिरा गांधी, प्रजातंत्र आदि की व्यवस्था का पर्दाफाश करती हैं। नागार्जुन अपने समय की समाज व्यवस्था को बदलकर शोषण व दमन चक्र से मुक्त एक नई समाज व्यवस्था की रचना करना चाहते हैं, जहां वर्ग संघर्ष न हो। समाज के दोहरे मानदंडों ने वर्ण, जाति, धर्म व्यवस्था आदि को प्रभावित कर संपूर्ण समाज व्यवस्था को विकृत कर दिया था। नागार्जुन समाज में पाए जाने वाले वैषम्यों के कारणों का खुलासा करते हुए उस पर तीखी टिप्पणी भी करते हैं। नागार्जुन के व्यंग्य की भेदक क्षमता के पीछे का रहस्य यथार्थ है। नागार्जुन की तीव्र दृष्टि यथार्थ को अत्यंत गहराई से पकड़ती है। हमारे देश की राजनीतिक प्रणाली जितनी सफल और सपाट दिखाई देती है, उससे कहीं अधिक लाग लपेटकर वह जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करती है। देश में राजनीतिज्ञों द्वारा जगह जगह किए जा रहे नाटकों की सच्चाई नागार्जुन जनता के सामने ला रखते हैं। आश्वासन की मीठी वाणी भूखों को भरमाती, पाला पड़ता है लेकिन वह नंगों को गरमाती। जनमन को आडंबर प्रिय है उसको नाटक। खोल दिए हैं तुमने कैसे इंद्र सभा के फाटक। अब तो बंद करो हे देवी यह चुनाव का प्रहसन। अब तो बंद करो हे देवी यह चुनाव का प्रहसन। 1972 में लिखी हुई इसी कविता से यह पंक्तियां ली गई। व्यवस्था की इस दोहरी नीतियों को नागार्जुन भली भांति पहचानते थे। चुनाव के समय विविध राजनीतिक पार्टियां मंच पर अपने बड़े बड़े वादों, आश्वासनों, कार्यप्रणालियों द्वारा जनमन के समक्ष उतरती हैं और अपने अपने दलों के लिए वोट जुटाने का काम करती हैं। नागार्जुन इस समस्त गतिविधि को नाटक कहते हैं, जिसमें सभी दलों के नेता अपना अपना अभिनय आरंभ कर जनता का मनोरंजन करते हुए तालियां बटोरते हैं। भूखे पेट में आश्वासन की मिठाई ठूस ठूस कर भरने वालों ने जनता को
इतने बड़े झांसे में रखा है कि वह अब तक काफी घुटन का जीवन व्यतीत करने लगी है। यहाँ जनता को जीने की बुनियादी जरूरतें तक उपलब्ध नहीं है और वहां ब्रिटेन की महारानी के आगमन पर धन पानी की तरफ बहाया जा रहा है। नागार्जुन इस नागवार दृश्य पर व्यंग करते हुए लिखते हैं, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। पार्लियामेंट के प्रतिनिधियों से आदर लो सत्कार लो, मिनिस्टरों से शेक हैंड लो, जनता से जयकार लो, दाएं बाएं खड़े हजारों ऑफिसरों से प्यार लो, धन कुबेर उत्सुक दिखेंगे उनके जरा दुलार लो। एक बात कह दूं मलका, थोड़ी सी लाज उधार लो, बापू को मत छेड़ो, अपने पुरखों से उपहार लो। जय ब्रिटेन की, जय हो इस कलिकाल की। यह कविता बाबा नागार्जुन ने 1961 में लिखी थी। नागार्जुन की यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी हमारी राजनीतिक व्यवस्था की पोल खोलकर जनता के सामने ला रखती है। नागार्जुन का व्यंग व्यवस्था का मुखौटा उखाड़ता हुआ, चुनौती देता हुआ, फटकारता हुआ और आहिस्ता आहिस्ता सहलाते हुए गालों पर तमाचा जड़ता हुआ आधुनिक कबीर का ही परिचायक है। संघर्षरत लोगों पर आजादी के पश्चात की सत्ता व्यवस्था किस तरह लाठीचार्ज करती है, नागार्जुन व्यवस्था की इस औदार्य नीति पर कड़ा व्यंग करते हैं। 10,000 10 लाख मारे पर झंडा ऊंचा रहे हमारा, कुछ हो कांग्रेस शासन का झंडा ऊंचा रहे हमारा। 1955 में झंडा नामक कविता से यह पंक्तियां ली गई हैं। नागार्जुन के व्यंग बेजोड़ हैं। वह जिस वास्तविकता को कविता में अभिव्यक्त करते हैं वह जटिल न होते हुए ठोस सत्य का ही पर्याय है। वास्तविकता को खुलेपन से व्यक्त करने के कारण ही नागार्जुन के व्यंग तीखे, पैने और आक्रामक होते हैं, जो सत्ता में बैठे अधिकारियों की नींद उड़ा देते हैं, उनकी कुर्सी हिला देते हैं। नागार्जुन राजनीतिक पार्टियों के चिन्हों को लेकर भी व्यंग करते हुए लिखते हैं, नया तरीका अपनाया है राधे ने इस साल, बैलों वाले पोस्टर साटे, चमक उठी दीवाल। कविता नई तरीका 1953 में उन्होंने लिखा था, उससे यह पंक्तियां ली गई हैं। पहले कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था जोड़ा बैल, बैलों वाले पोस्टरों ने दीवार को चमका दिया है। शासक दल का प्रचारक बन जाने से जो लाभ होता है उस पर नागार्जुन का यह व्यंग अत्यंत मारक है। इसी तरह मताधिकार पर आधारित हमारे संसदीय जनतंत्र की शासक दलों ने जो दुर्गति कर रखी है उसे मूर्त करते हुए नागार्जुन लिखते हैं, मतपत्रों को चबा गए देवी के वाहन, ऊपर नीचे शुरू हुआ उनका आराधन, गुंगापन छा गया देश पर डर के मारे, बड़े बड़ों को भी दिखते हैं दिन में ताए। जयप्रकाश पर जब लाठियां पड़ी थी तब 1974 में उन्होंने यह कविता लिखी। नागार्जुन का यह भेदक व्यंग पूंजीवादी शासकों पर है, जिन्होंने संसदीय जनतंत्र को अपने पेट भरने का खाद्य पदार्थ बना लिया है। चबाना क्रिया का जो अर्थ है उससे इनका व्यंग सशक्त हो जाता है। साथ ही इंदिरा गांधी की मध्यम वर्गीय राजनीति पर व्यंग करते हुए नागार्जुन लिखते हैं, सेंटर में हो पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण एक करेंगी, नदियां बदला ले ही लेंगी। 1980 में यह कविता थी, उससे यह पंक्तियां ली गई हैं। यहाँ सेंटर द्वि अर्थ प्रकट करता है। एक अर्थ है केंद्रीय सत्ता, दूसरा मध्यम वर्ग। इंदिरा गांधी अपनी सत्ता के लिए कोई भी कार्यविधि अपनाने को तत्पर रहती हैं। नेताओं ने देश की राजनीतिक प्रणाली को खोखला बना दिया है। जनसमूह को एकत्र करने के लिए प्रचार सामग्री की जो प्रणाली अपनाई जाती है, माइक लगाकर जोरदार भाषणबाजी होती है, जनता को मुफ्त में चीजें बांटी जाती है। दरअसल यह सिर्फ और सिर्फ दिखावा भर है और कुछ नहीं। बाबा नागार्जुन अपने समय व समाज को व्यापकता एवं पूरी केंद्रीयता के साथ देख परख कर ही उस पर टिप्पणी करते हैं। वे चीजों और घटनाओं को उनके मूल से पकड़ते हैं, न कि उनकी शाखा प्रशाखा से। जीवन सिंह ने लिखा है, जीवन दृष्टि, जीवन के अनुभव, व्यक्ति की पहचान, सामान्य जन की संगठित शक्ति और पाखंड को उद्घाटित करने की व्यंग वक्रता नागार्जुन के कवि को जन्मघुट्टी में मिली है।
शासक शोषक वर्ग के नेताओं के व्यक्तित्व की कुटिलता नागार्जुन के व्यंग को नुकीली और अधिक पैनी बना देती है। मुरारजी देसाई पर नागार्जुन व्यंग करते हुए लिखे हैं, खादी में दाग लग गया भाई मुरारजी, क्रांति का भाग जग गया भाई मुरारजी, कुर्ता कफन से लड़ गया भाई मुरारजी, है दंग तुम्हारे वतन भी मुरारजी देसाई, है दंग तुम्हारे वतन भी मुरारजी। इन पंक्तियों में तीखा और गहरा व्यंग मुरारजी के दो मुंहेपन और उनके ढोंगी व्यक्तित्व का पर्दाफाश करता है। खादी में दाग का लगना, क्रांति का भाग जगना, सत्ता के स्वार्थपूर्ण दुरुपयोग और स्वतंत्रता की भावना का गला घोटना प्रकट करता है। कुर्ता और कफन की लड़ाई दरअसल सत्ता एवं जनता के टकराव को व्यंजित करती है। यह व्यंग मोरारजी देसाई के कांग्रेस में अति दक्षिणपंथी होने की वजह से अधिक मारक हो गया है। मोरारजी देसाई ने जनता के नाम पर इकट्ठा किए गए चंदे को हजम करते हुए शर्म नहीं की, तो नागार्जुन उन्हें कैसे छोड़ सकते थे। नागार्जुन ऐसे भ्रष्ट जनता के गुनाहगार नेताओं को कभी माफ नहीं करते। नागार्जुन के व्यंग की चमक, तेज और यथार्थ की कर्कशता ने उनकी कविताओं को जनप्रिय बनाने में विशेष भूमिका निभाई है। डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी ने लिखा है, नागार्जुन एक सफल एवं सिद्धहस्त व्यंग्यकार हैं। इनकी कविताएं आग के गोले हैं, वे दाहक और दंशक हैं। कवि ने राजनीति पर भी सतर्क दृष्टि रखी है और निर्भीक होकर उस पर लेखनी चलाई है। इस कथन को प्रासंगिक करती हुई नागार्जुन की कुछ पंक्तियां हैं। देश हमारा भूखा नंगा घायल है बेकारी से, मिले न रोटी रोजी भटके दर दर बने भिखारी से, स्वाभिमान सम्मान कहाँ है, होली है इंसान की, बदला सत्य अहिंसा बदली, लाठी गोली डंडे हैं, निश्चय राज बदलना होगा शोषक नेता शाही का, पद लोलुपता दलबंदी का, भ्रष्टाचार तबाही का। नागार्जुन की उपयुक्त पंक्तियां में व्यंग की एक विशेषता है, उसका चुटिलापन। देश दशा की हालत जर्जर हो रही है। आजाद भारत से रूबरू कराते हुए नागार्जुन नेताओं को उनके वास्तविक भारत का साक्षात्कार करवा रहे हैं, और वो भी चोटिले अंदाज में। वास्तविकता को अपनी सारी जीवंतता के साथ अभिव्यक्त करने का तरीका नागार्जुन के पास बखूबी है। व्यंग नागार्जुन की कविता और उनके व्यक्तित्व की असली पहचान है। दरअसल नागार्जुन कबीर, भारतेंदु, निराला की व्यंग परंपरा को एक नई जमीर प्रदान करते हैं। नचिकेता लिखते हैं, व्यंग विदग्धता नागार्जुन की कविता की असली जमीन है। कबीर के बाद नागार्जुन ही हिंदी कविता के सबसे बड़े व्यंग्यकार हैं। जनसाधारण की यातना के लिए जिम्मेदार शोषणमूलक व्यवस्था के हिमायतियों पर नागार्जुन ने व्यंग वज्र बनकर टूटते हुए लिखा है, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। हकलाना भौतिक बाधा की अपेक्षा आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है, किंतु नागार्जुन स्वयं को जनता के प्रति जवाबदेह मानते हुए उन्हें किसी छलावे में नहीं रखते। वह बिना हकलाए पूरे आत्मविश्वास के साथ जनता के सामने शासन व्यवस्था की नीतियों, योजनाओं, इरादों की पोल खोल कर रख देते हैं। सामान्य जन और शासन व्यवस्था को लेकर नागार्जुन की समझ साफ, स्पष्ट और पारदर्शी है। इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। नागार्जुन की कविताओं का चरित्र मूलतः राजनीतिक है। कविता के क्षेत्र में राजनीतिक व्यंग का जो रूप उभर कर आता है, कई लोगों को असहजता की स्थिति में डाल देता है। नागार्जुन ने स्वयं लिखा है, जिस व्यक्ति अथवा समाज की बुद्धि अन्य व्यक्ति या समाज पर निर्भर हो, समझना चाहिए कि उसकी मनोवृत्ति पंगु हो गई है। अर्थात नागार्जुन यह भली भांति पहचान गए थे कि हमारे देश की शासन व्यवस्था पूंजीवादियों से गठजोड़ कर उनके हितों को तरजीह देती रही है, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम बखूबी करती आई है। किंतु नागार्जुन समाज के नेताओं की इन झूठी चिकनी चुपड़ी बातों, मीठे मीठे आश्वासनों पर निर्भर नहीं होने देना चाहते। वह सत्ता शासन व्यवस्था की राजनीति का पर्दाफाश करते हुए उस पर करारा व्यंग करते हैं। फिर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनके राजनीतिक व्यंग्यों से असहज अनुभव करता है। नागार्जुन लिखते हैं, चाहे दक्षिण चाहे वाम, जनता की रोटी से काम, जनता की रोटी से काम। जनता को केवल अपनी दो जून की रोटी से ही मतलब रह गया है। उनका विश्वास दिन ब दिन राजनीतिक दलों से डगमगाता गया है।
फिर उनके लिए दक्षिण दल हो या वाम दल, बस जो उन्हें रोटी, भोजन, अन्न उपलब्ध कराएगा, वह उसी को अपना सहयोग देगी। नागार्जुन के व्यंगों में कटाक्ष और उपहास का जो रूप देखने को मिलता है, वह उनकी रचनात्मक क्षमता की महीन और सूक्ष्म अवलोकन दृष्टि के कारण आता है। शोषण की कारगुजारियां व्यवस्था के गर्भ से ही जन्म लेती हैं, अतः व्यवस्था के यथास्थितिवाद से टकराए बिना काम नहीं चल सकता। नागार्जुन के पूरे काव्य में व्यंग और आक्रोश का स्वर उनकी मारक सृजनात्मकता को गति देती है। व्यंग लेखन नंगी तलवार पर चलने जैसे खतरों से भरा होता है। साथ ही रचनाकार पर समाज का उत्तरदायित्व भी आ जाता है कि वह जिस सत्य को जनता के सामने उद्घाटित कर रहा है, वह कितना प्रासंगिक है, अन्यथा इसका विपरीत परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। किंतु नागार्जुन के व्यंग किसी को भी चुनौती देने से नहीं डरते। अतः कहा जा सकता है कि नागार्जुन के राजनीतिक व्यंग उनकी कविता की सबसे बड़ी शक्ति है, जो आज भी उनकी कविताओं को तात्कालिक बनाए हुए है। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नागार्जुन का व्यंग काव्य अपनी प्रासंगिकता स्वयं सिद्ध करता है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे बाबा नागार्जुन के बारे में, उनके काव्य और राजनीतिक व्यंग के बारे में। मित्रों, मिलते हैं एक और कवि के जीवन परिचय और उनकी कविताओं के बारे में कुछ और विचार को लेकर। धन्यवाद। नमस्कार।